वेलकम बैक स्टूडेंट। अपने लास्ट लेक्चर में हमने इवोल्यूशन से रिलेटेड कुछ बेसिक टर्म्स जो हैं उनके बारे में हम पढ़ चुके थे। उनसे रिलेटेड जो भी चाहे फिर हम आपको ये कहें कि बिग बैंग की थ्योरी आई थी या बिग बैंग के बाद हम कह रहे हैं कि जितने भी स्टैनले मिरर एक्सपेरिमेंट एवरीथिंग। अब जो उसका रिमेनिंग पोर्शन है उसमें दो चीज हैं। एक तो है जो हमारा छोटा सा थोड़े कुछ एग्जांपल्स वगैरह बच गए थे हमारे पुराने जो टॉपिक था उसी में। एंड सेकेंड वन इज एक जो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है हार्डी विनबर्ग लॉ। तो आज की हम अपने जो वीडियो है उसमें इन्हीं दो चीजों को कवर करेंगे। फर्स्ट हम स्टार्ट कर लेते हैं अपने वो पुराने जो छूटे हुए कुछ टॉपिक्स थे उनसे। अभी तक हमने ये पढ़ा था इवोल्यूशन से रिलेटेड कि कौन कौन सी थ्योरी आई, लेमार्किज्म, डार्विनिज्म वगैरह हम सब पढ़ चुके थे। अब हम ये देख रहे हैं कि जिन थ्योरीज के ऊपर हम जो भी चीजें कह रहे हैं उनसे अगर इवोल्यूशन आया है तो वो कैसे आया है, राइट। तो इवोल्यूशन के इस बेस पे हमारे दो टर्म बनते हैं। पहला होता है इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन और दूसरा होता है इवोल्यूशन बाय एंथ्रोपोजेनिक एक्शन, राइट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन, ये कैसे हो रहा है। तो जो ये सबसे पहले नोटिस किया गया था वो नोटिस किया गया था इंग्लैंड में। इंग्लैंड में अगर आपने 10th तक की एसएसटी में पढ़ा होगा तो पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो दो एरा थे, मतलब जब वहां पर औद्योगिक क्रांति इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ उससे पहले के क्या हाल थे उसके बाद की क्या हाल थे, ये वहां पर आप लोगों ने अपना बेसिक कुछ पढ़ा होगा इससे रिलेटेड तभी। तो फिलहाल हम उसको एक बार के लिए हम देखते हैं कि वो क्या था। 1850 से पहले तक का टाइम ये वो था। उस समय इंग्लैंड में भी कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ था, मतलब इंग्लैंड में भी कोई इंडस्ट्रीज नहीं थी। जैसे कि कहीं का भी कोई एक नॉर्मल सा एरिया होता है, एक नॉर्मल जहां लोग रहते हैं, हैबिटाट्स वगैरह होते हैं, ऐसा ही कोई एरिया इंग्लैंड का भी था। और एक उसके बाद का हम कंपैरिजन लेते हैं उसमें 1920 के अप्रोक्स का, जहां पर की इंडस्ट्रियलाइजेशन कंप्लीट हो चुका है। पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन होने के बाद का, तो इन दो के ऊपर एक रिसर्च की गई थी। तो एक मॉथ होती है, एक टाइप का आप समझे पतंगा होता है, मॉथ कहते हैं उसे। उस मॉथ के ऊपर ये रिसर्च हुई थी। तो उस मॉथ में स्पेशलिटी क्या थी कि वहां दो कलर की मॉथ मिलती थी। एक होती थी व्हाइट कलर की, ठीक है, बिल्कुल उसके जो विंग्स होते थे वो कंप्लीट व्हाइट कलर के होते थे। एंड सेकंड वन मॉथ होती थी जो कि थोड़ा सा उसमें पिगमेंट्स होते थे, लाइक वो ब्लैकिश टाइप के कलर की मॉथ होती थी। अब प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन में ये नोटिस किया गया था कि जो ब्लैक कलर की मॉथ थी वो कम मिलती थी, जबकि जो व्हाइट कलर की मॉथ थी वो ज्यादा मिलती थी। बट सेम चीज को जब 1920 के अप्रोक्स में अगेन फिर उसी बात पे देखा गया कि अब वहां का क्या स्टेटस है, तो वहां ये नई चीज सामने आई कि जो व्हाइट कलर मॉथ पहले बहुत ज्यादा होती थी वो व्हाइट कलर मॉथ अब वहां कम होती हैं, और जो ब्लैक कलर मॉथ पहले कम होती थी वो अब यहाँ ज्यादा हो रही है। तो इसके पीछे रीजन क्या था? तो सबसे पहली बात तो ये हो गई, देखिए हम इससे ये तो समझ गए कि प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन में आपको व्हाइट कलर मॉथ ज्यादा दिख रही थी और पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन में आपको ब्लैक कलर की मॉथ ज्यादा दिख रही है। अब वो क्यों दिख रही है? इसके पीछे का जो मेन बेसिक रीजन है वो रीजन ये है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले का जो एरा था, मतलब सब कुछ जो उस समय का जो इन्वायरमेंट था, जो क्लाइमेट था, वो एयर जो थी वो प्योर थी, ज्यादा जो हमारी पॉइजनस गैसेस हैं वो नहीं थी। तो जो लाइकेन होता है, आपने पढ़ा होगा एल्गी एंड फंजाई का एक कॉम्बिनेशन होता है, उसे लाइकेन कहते हैं। तो वहां के इंग्लैंड के पेड़ों पे एक व्हाइट कलर का लाइकेन की पूरी लेयर रहती थी, राइट। तो अब व्हाइट कलर का अगर लाइकेन की लेयर है तो उस पे क्या होता था, अब दोनों कलर की मॉथ बैठी, राइट, एक व्हाइट कलर की भी बैठी, ब्लैक कलर की भी बैठी। तो उसमें से क्या होता था, उसमें से क्योंकि व्हाइट कॉन्ट्रास्ट, अभी इस व्हाइट कॉन्ट्रास्ट में कोई भी ब्लैक चीज रखूंगी वो एकदम पे नजर आ जाएगी एज कम्पेयर टू केवल अगर व्हाइट कलर की रखूं तो। सेम चीज होती थी उसमें भी कि लाइकेन बैक से जो मतलब हमारा जो भी पेड़ होते थे उनके जो स्टेम पे बैठे रहती थी, वो क्योंकि लाइकेन व्हाइट कलर का था तो उसके ऊपर बैठी हुई व्हाइट कलर की मौत तो किसी प्रीडेटर को नजर नहीं आ पाती थी, मतलब उनको ढूंढना थोड़ा टफ होता होगा। बट जो ब्लैक कलर की मौत थी वो इजीली डिटेक्टेबल होती थी। जैसे आपको किसी भी चीज में कॉन्ट्रास्ट कलर में अगर कोई भी चीज रखी होती है आपको एकदम पे वो नजर आती है। सेम वे में तो इसलिए क्या होता था कि जो भी प्रेडेटर्स होते थे वो एकदम पे जो ब्लैक कलर मतलब ब्लैकिश कलर की जो वो ग्रेइश कलर की मौत होती थी उसे इजीली वो कैप्चर कर लेते थे, उसे खा जाते थे, राइट। अब बात आती है कि फिर पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन में उल्टा क्यों हुआ। पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन में उल्टा होने के दो रीजन है। उसका अगर मैं सबसे पहला रीजन कहूं तो पहला रीजन खुद लाइकेन में छिपा हुआ है, क्योंकि लाइकेन एक ऐसी वेराइटी है जो कि अगर खुद में देखा जाए तो एक बहुत बड़ा पॉल्यूशन इंडिकेटर भी है।
क्योंकि लाइकेन कभी भी ऐसी जगह में ग्रो नहीं कर पाते जहां की पोल्यूशन ज्यादा हो। जितना कम पोल्यूशन होगा उतना आपको लाइकेन्स वगैरह जो है वो ज्यादा ग्रो करने में मिलेंगे। सो इसीलिए ऐसा था कि जहां पर भी पोल्यूशन ज्यादा, जब भी पोल्यूशन ज्यादा हुआ, धीरे धीरे वो लाइकेन जो थे वो दिखना कम हो गए। अब वो दिखने कम हुए तो क्या होगा कि जो स्टेम का कलर है, स्टेम का कलर कैसा होता है, ग्रेइश, डार्क ग्रे, ब्लैकिश, इसी टाइप का तो कलर होता है। तो अब क्या हो गया, अब बिल्कुल अपोजिट कंडीशन हो गई कि जो बैकग्राउंड था वो, मतलब स्टेम जो हो गया, अब केवल स्टेम रहा, लाइकेन तो नहीं है, तो बैकग्राउंड जो था, स्टेम जो था, वो आपका ब्लैकिश कलर का था। तो उस पे अगेन फिर दोनों कलर की मौत बैठी, ब्लैक एंड व्हाइट। अब इसमें से क्या होगा, प्रीडेटर को अब कौन सी नजर आएगी, ब्लैक नजर जो है वो नहीं आएगी, व्हाइट नजर आएगी, क्योंकि ब्लैक बैकग्राउंड है, राइट। तो इसके इसी जो टर्म है, इसी को हम कहते हैं नेचुरल सिलेक्शन। मतलब आप सोचिए इसमें क्या हो रहा है, इसमें किसी थर्ड पर्सन का ना होके नेचर का एक इंटरफेरेंस रहा है। नेचर का इंटरफेरेंस कैसे रहा कि उन्होंने प्रीडेटर को ये सोचने की एक थिंकिंग कैपेसिटी दे रखी है कि उसको अपोजिट जो उसमें कलर में दिखेगा वो उसको फटाफट अपना प्रे बना लेगा, राइट। तो इसीलिए क्या हुआ कि इस तरह से ये नेचुरल सिलेक्शन हो गया कि जो अब जो आगे को मिलेंगी वो आपको जितने भी पिगमेंट वाली जो मौत होंगी वो ज्यादा दिखेंगी, और जो व्हाइट कलर, व्हाइट विंग वाली जो मौत थी वो आपको दिखनी धीरे धीरे कम हो गई। इसी को कहते हैं नेचुरल सिलेक्शन। तो इसमें क्या हो गया कि जो भी ऐसी स्पीशीज होगी जो कि इन्वायरमेंट के जो भी स्ट्रेस आ रहे हैं या इन्वायरमेंट से उन्हें जो भी आप कह सकते हैं टास्क मिल रहे हैं, उन टास्क को जो कंप्लीट कर जाए वही उस इन्वायरमेंट पे आगे को सस्टेन करेगा और वही अपनी ब्रीड को बनाए रखेगा। ठीक है, ये हो गया आपका नेचुरल सिलेक्शन। अब नेक्स्ट आता है आपका इवोल्यूशन बाय एंथ्रोपोजेनिक एक्शन। अब एंथ्रोपोजेनिक एक्शन क्या होते हैं? एंथ्रोपोजेनिक एक्शन का मीनिंग है कि एक ऐसी कंडीशन जहां पर कि आप अपनी ओर से ह्यूमन इंटरफेरेंस के कारण हमारी जितने भी हम कोई भी ऐसे कुछ नई आर्टिफिशियल चीज अप्लाई कर रहे हैं उनके कारण एक जो भी इंडिविजुअल है वो जो भी उसके खिलाफ रिएक्शन कर रहा है उसी को कह रहे हैं एंथ्रोपोजेनिक एक्शन। सबसे सिंपल वर्ड में अगर मैं बताऊं तो लाइक फॉर एग्जांपल, आप अपने खेतों में बहुत ढेर सारा, अगर किसी के अभी आसपास फार्म्स हैं तो उन्होंने अपने फार्म्स में देखा होगा, फार्म्स में लोग बहुत सारे पेस्टिसाइड डालते हैं। पेस्टिसाइड मतलब जो कि पेस्ट को किल कर दे, यानी कि जो भी कीड़े मकोड़े खेत में जो क्रॉप होती है उसमें लगने वाले जितने भी टाइप के इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं उन सबको किल करने वाला वो कहलाता है आपका पेस्टिसाइड या इंसेक्टिसाइड। कभी आपने ये सोचा है कि क्या, जैसे जिन खेतों में अगर आपके आसपास कहीं फार्म हो और आपने उन फार्म्स को गौर से देखा हो, तो क्या कभी आपने नोटिस किया कि अगर वो पेस्टिसाइड डाल दे रहे हैं या इंसेक्टिसाइड डाल दे रहे हैं तो क्या 100% पेस्ट मर जा रहे हैं? ऐसा तो नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी के सीजन में हो सकता है जिस फार्मर ने वहां पर वो डाला उसके खेत में कम लगे, लेकिन ये तो इम्पॉसिबल है कि हर एक 100% बिल्कुल सबके सब डिलीट हो जाए खेत से, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, राइट। तो यहीं पर से निकल के आता है ये वर्ड एंथ्रोपोजेनिक एक्शन, यानी कि जब एक स्पीशीज है उस पर ह्यूमन इंटरफेरेंस के कारण हम क्या कर रहे हैं, हम उसको मारने की कोशिश कर रहे हैं, बट स्टिल अगर कोई उसमें से बच के बाहर निकल आ रहा है तो उस वैरायटी को अब हमारे बस में मारना नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो इसी के कारण क्या होता है, आप देखेंगे जो पेस्ट वगैरह होते हैं, इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं, ये पुराने टाइम से आज के टाइम में आपको कुछ इनमें इवोल्यूशन हुए मिलेंगे। जैसे मैंने आप लोगों को अपने पिछले लेक्चर में भी बताया था, कॉकरोच का एग्जाम्पल दिया था आप लोगों को कि अब वो जो कॉकरोचेस है अभी भी मिलने लग गए हैं, लेकिन कॉकरोच मिल रहे हैं, हम लोगों ने जितने भी वो पेस्टिसाइड यूज करे उसके कारण बड़े वाले बहुत कम हो गए। लेकिन अब क्या हो गया, शॉर्ट साइज के, बिल्कुल छोटे साइज के सेम कॉकरोच बिल्कुल छोटे साइज के मिलने लग गए। मीनिंग क्या हुआ कि बड़े साइज वाले कुछ किल हुए होंगे, कुछ उनमें से किसी के ने अपने को अकॉर्डिंगली ढाला होगा और उसने क्या कर दिया, अपना साइज छोटा कर दिया, लेकिन है कॉकरोच, है सेम चीज बाकी सारी क्वालिटी से। अब अगर मैं ऐसे इंसेक्ट से हट जाऊं, मैं आपसे बात करती हूँ थोड़ा सा आगे जाके, वो है वायरस की बात है, वायरस और बैक्टीरिया। अगर आप में से किसी को भी कभी वायरल इन्फेक्शन होता है तो डॉक्टर आपसे एक चीज कहते होंगे, एक फिक्स टाइम देते होंगे, फिक्स ड्यूरेशन बताते होंगे आपको। लाइक फॉर एग्जांपल आपसे कह दिया कि 5 दिन के लिए आपको ये एंटीबायोटिक खानी है। आपने कभी सोचा है वो 5 दिन या वो 7 दिन जितना भी वो फिक्स बताए रहते हैं उसका मीनिंग क्या है? उसका मीनिंग यह होता है कि उस वायरस को या वो उस बैक्टीरिया को कंप्लीटली 100% किल होने के लिए इतने टाइम की लगातार डोज इस एंटीबायोटिक की चाहिए। अगर आप वो उसे नहीं देते हैं
तो क्या होता है, तो होता ये है कि जितने भी वायरसेस और बैक्टीरियाज हैं इनमें भी ये क्वालिटी होती है, ये अपना कंप्लीट जो बाहर का इनका प्रोटीन स्ट्रक्चर होता है, लाइक ऐसा मैं कोई भी स्ट्रक्चर बना दे रही हूँ, तो ये जो इनका बाहर का प्रोटीन कोड का स्ट्रक्चर होता है ये इस स्ट्रक्चर को ही चेंज कर देते हैं अगर आपने एक भी एंटीबायोटिक की डोज छोड़ी। अब उसके कारण क्या होगा, उसके कारण ये होता है कि जब भी हम कोई एंटीबायोटिक बनाते हैं वो इसी वायरस या बैक्टीरिया का जो बाहर का प्रोटीन कोड होता है इसको तोड़ने के लिए बनाई जाती है। इन केस अगर एक बैक्टीरिया या एक वायरस अपने बाहर के इस प्रोटीन कोड के स्ट्रक्चर को चेंज कर दे रहा है, स्ट्रक्चर मीन्स ये कोई शेप वाला स्ट्रक्चर की बात नहीं हो रही है, स्ट्रक्चर मीन्स कि उसमें जितने भी वो अमाइनो एसिड से मिलके बना है, कौन अमाइनो एसिड किसके बाद मिलके लगा हुआ है, उनको आपस में कुछ अदल बदल दे रहा है, कहीं पर एक अमाइनो एसिड को यहां से निकाल के दूसरी जगह लगा दे टाइप, ठीक है। तो इस टाइप से वो क्या कर रहा है, अपने स्ट्रक्चर को चेंज कर दे रहा है। तो अब जो वो एंटीबायोटिक अभी तक उस वायरस पे काम करती थी या उस बैक्टीरिया पे काम करती थी, अब वो उस पे काम नहीं करेगी, ठीक है। इसका एक बहुत अच्छा और इजी एग्जाम्पल अगर कहा जाए तो वो ये होता है कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, इस बैक्टीरिया का नाम सुना होगा, टीबी के बैक्टीरिया की बात कर रही हूं मैं आपसे। तो इसके केस में जो मेडिसिन चलती हैं इनके लिए डॉक्टर्स बिल्कुल साफ कहे रहते हैं कि किसी भी हाल में एक सिंगल डोज भी मिस नहीं होनी चाहिए। रीजन बिहाइंड वही सेम है कि टीबी के बैक्टीरिया के साथ भी यही प्रॉब्लम है, उसको अगर एक टाइम की भी उसकी डोज मिस कर दी जाए तो वो क्या करता है, अपने पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को चेंज कर देता है, पूरी तरह से बदल देता है, जिससे कि उसके बाद वो सेम दवा जो अभी तक उस टीबी को सही करने के लिए कैपेबल थी वो अब उसे जो है किल नहीं कर सकती, राइट। तो इसी के कारण क्या हो जाता है, जितने भी ये वायरसेस और बैक्टीरियाज हैं इनमें से बहुत से वायरसेस आज के टाइम में ऐसे हैं जो किसी टाइम पे इजीली डिटेक्टेबल थे, इजीली क्योरेबल थे, उनको क्योर किया जा सकता था, ऐसे थे। लेकिन ह्यूमन की गलती के कारण कि अगर वो एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं तो उन्होंने जो बीच का एक सीरीज तोड़ी, उसके कारण उस वायरस ने या उस बैक्टीरिया ने जो अपना शेप पूरा अपना मॉर्फोलॉजी पूरी सारा से ज्यादा चेंज कर दिया। उसी के कारण ये होता है कि मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस वायरसेस या मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस बैक्टीरिया ये आज के टाइम में बहुत फैल चुके हैं। एमडीआर वायरसेस या एमडीआर बैक्टीरिया, तो ये एक बड़ा नया वर्ड है मींस मेडिसिन के उसमें, लेकिन ये बहुत ज्यादा आज के टाइम में हम कह सकते हैं फैल चुका है, राइट। तो फिलहाल ये हमारे दो एडेप्टिव ओके इवोल्यूशन के दो हमने चीज बता दी आपको। जो एडेप्टिव रेडिएशन थी इसमें दो एग्जांपल आते हैं। एडेप्टिव रेडिएशन भी इसी टाइप का है कि यहाँ पर क्या होता है कि जिस इन्वायरमेंट में कोई भी मान लीजिए कोई भी बर्ड है या कोई भी है, वो जिस इन्वायरमेंट में है उस इन्वायरमेंट में उसे जैसा बनना पड़ रहा है उसके अकॉर्डिंग वो अपने शेप में कोई छोटा मोटा चेंज ले आता है, जबकि ओरिजिनली उनकी ओरिजिन जो स्पीशीज होती है वो सेम होती है। तो फिंचेस एक बर्ड टाइप की होती है, डार्विन फिंचेस कहते हैं आप उन्हें। तो जो डार्विन फिंचेस है वो यही है। उसमें क्या था कि एक बर्ड में उन्होंने ये देखा था कि बर्ड सेम थी, लेकिन उसकी जो बीक होती है, उसकी जो चोंच होती है वो अलग अलग जो थोड़ा थोड़ा अलग अलग टाइप के उनको ज्योग्राफिकल लोकेशन में वो जो उनकी बीक थी उसका शेप उन्हें चेंज मिला। उसका चेंज मिलने का रीजन यही था कि जिस एनवायरमेंट में वो रह रहे थे उसके अकॉर्डिंग उन्होंने अपने को ढाला था, ताकि वो अपने लिए जितना भी उनको सरवाइव करने के लिए जितना फूड है उतना वो ले सके, राइट। तो यहां तक हमारा एंड हो गया जितना भी हम अभी तक इवोल्यूशन से रिलेटेड पढ़ रहे थे। अब एक लास्ट टर्म बचा है, दैट इज हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल। हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल वैसे देखा जाए तो इसमें कुछ नहीं है, एक बहुत ही सिंपल सा एक टर्म है। इसमें यह कहा जाता है कि किसी भी एलील की जनरेशन टू जनरेशन जो है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो सेम रहती है और उन सबका टोटल जो है वो 1 रहता है। यह है हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल। अब लेकिन ये प्रिंसिपल काम करता है लाइक जैसे एक एस्ट्रिक मार्क लगा के टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई लिखा जाता है, इसमें भी वो टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई है। और इसमें वो टर्म्स एंड कंडीशन ये है कि रैंडम मेटिंग होनी चाहिए। मींस ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम सेलेक्टिवली किसी दो को उठा रहे हैं, उनके बीच में मेटिंग हो रही है, उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोजेनी आएगी उसके लिए हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल काम नहीं करेगा, जबकि ये केवल उनमें काम कर सकते हैं जहां पर हम कंप्लीटली उसे नेचुरल वे में रहने दे रहे हैं, कंप्लीटली नेचुरल वे में, राइट। तो अब जैसे अगर हम प्रिंसिपल के उसकी बात कर लें, केवल इक्वेशन क्या है इसकी, जैसे इन्होंने एज इक्वेशन इसको दे रखा है, तो p² प्लस 2pq प्लस q² इज इक्वल्स टू 1। ये है इक्वेशन, ठीक है। ये आपको कहीं भी मिल जाएगी। अब मैं बस इसको आपको बता दे रही हूँ कि ये कैसे हो रहा है और उसका मीनिंग क्या है, राइट। अब देखिए, जब भी हमने बात करी थी हेरिडिटी के टाइम पे, मैंने आप लोगों को बताया था एक डोमिनेंट जीन होता है, एक वो होता है रेसेसिव होता है, राइट।
तो डोमिनेंट था, लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कह रही हूँ टॉल एंड ड्वार्फ को ले रहे हैं, तो टॉल को हम क्या दिखाते, कैपिटल टी दिखा देते, ड्वार्फ को हम क्या दिखा देते, स्मॉल टी दिखा देते। अब अलील का मीनिंग ही होता है कि जब दो अपोजिट कैरेक्टर्स को, मतलब एक ही सिंपल गुण है, कोई हमारी क्वालिटी है, उसके दो अपोजिट कैरेक्टर बिल्कुल अपोजिट निकले। लाइक मैं कह रही हूँ हाइट है तो उसमें एक टॉल एक ड्वार्फ है, इनको लेके जब कोई एक चल रहा है तो वो अलील कहलाता है, राइट। तो यहाँ पर भी अब क्या हो रहा है, जैसे कि डोमिनेंट अलील हमने कह दिया कैपिटल टी और रिसेसिव अलील हमने कह दिया स्मॉल टी, राइट। तो अब क्या है, इसमें से अगर मान लीजिए कि डोमिनेंट जो ये पी है, टी है, इसकी जब डोमिनेंट होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस, अगेन मैंने उसी टाइम पे आपको दो वर्ड बताए थे। होमोजाइगस मतलब जब ये कैपिटल टी वाला या स्मॉल टी वाला कंडीशन है, इसे हम होमोजाइगस कंडीशन कहते हैं, जहां पर दोनों के दोनों जीन जो होते हैं वो सेम होते हैं, राइट। जब भी होमोजाइगस वाली कंडीशन होगी तो हम क्या कहेंगे, इसको हम डिफाइन कर रहे हैं पी स्क्वायर से। अब इसे पी स्क्वायर क्यों कह रहे हैं, पी स्क्वायर का मतलब हो गया दो पी, क्योंकि एक टी को हम एक पी मान रहे हैं, तो ये दोनों जो होगा ये होमोजाइगस की कंडीशन होगी, तो ये पी स्क्वायर कहलाएगा, ठीक है। यानी कि हम इसे डिनोट कर रहे हैं किससे, पी से। ऐसे ही स्मॉल टी को हम डिनोट कर रहे हैं किससे, क्यू से। तो जब होमोजाइगस स्मॉल टी की कंडीशन है, इसे हम कहेंगे क्या, क्यू स्क्वायर, राइट। तो वो हो गया पी स्क्वायर, जो डोमिनेंट वाला अलील का ले रहे हैं, रेसेसिव अलील का अगर हम ले रहे हैं तो उसे हम कह रहे हैं क्यू स्क्वायर। अब देखिए, अगर मैं कह रही हूं कि कोई एक जीन है, कोई एक मान लीजिए एक जो प्रोजेनी आई है, उस प्रोजेनी में सिंपल सी बात है, अगर हमने एक डोमिनेंट एक रेसेसिव वाले के बीच में क्रॉस करा रखा है तो प्रोजेनी क्या आएगी, पी क्यू, ये आएगी ना। मीन्स एक बड़ा टी आएगा, एक स्मॉल टी आएगा, यही तो होगा, मिक्स होके आएगा। तो बड़ा टी एंड स्मॉल टी, इसको जब हम कह रहे हैं तो ये मिला के हो रहा है एक ट्रेट, क्योंकि अगर मैं कहूं कि ये अपने को फिनोटिपिकली क्या शो करेगा, तो ये केवल एक ही चीज तो शो करेगा। तो एक के जीनोटाइप की अगर हम बात कर रहे हैं तो वो क्या होगा, P प्लस Q, यही तो हो सकता है। P प्लस Q मीन्स एक हम कह रहे हैं डोमिनेंट है, एक रेसेसिव है। तो डोमिनेंट और रेसेसिव चाहे कोई भी हो, इसमें जो इसका रिजल्टेंट निकलेगा वो तो एक ही निकल सकता है। जो हम इसको हम कह रहे हैं फिनोटाइपिकली शो होगा वो तो एक ही चीज शो होगी, इसलिए ये हो गया। अब ये क्या है, ये जो एक जीन हमारे, क्योंकि क्या है, क्रोमोसोम का सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है ना, तो उस बेस पे क्या हो रहा है, पी एंड क्यू को पी प्लस क्यू को मान लिया हमने एक। अब क्योंकि दो पेरेंट होंगे, दो अलग अलग मेट्स होंगे, तो उनमें क्या हो जाएगा, पी प्लस क्यू, ये एक का आया, ओके, दूसरे का भी ऐसे ही पी प्लस क्यू आया, तो इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वन। पहले हमारा वन रहता, तो जैसे यहाँ हमने इनको मल्टीप्लाई किया, वन मल्टीप्लाई बाय वन, राइट। अब P प्लस क्यू मल्टीप्लाइड बाय P प्लस क्यू, आपने अगर 10th तक भी मैथ्स पढ़ी है तो आपको ये पता होना चाहिए। तो इसका रिजल्टेंट क्या निकलता है, P स्क्वायर प्लस 2PQ प्लस Q स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 मल्टीप्लाइड बाय 1, ये क्या रहेगा, 1 ही रहेगा, राइट। अब इसमें P स्क्वायर क्या है, मैंने पहले ही बता दिया आपको कि होमोजाइगस जब हम कंडीशन ले रहे हैं इसकी डोमिनेंट अलील की, तो वो कहला रहा है P स्क्वायर। 2PQ कौन सा हो गया, हेट्रोजाइगस कंडीशन, उसमें क्या होगा, उसमें जो डोमिनेंट अलील है वो भी होगा और जो रेसेसिव अलील है वो भी होगा। और Q स्क्वायर हो गया जो आपका रेसेसिव अलील का होमोजाइगस कंडीशन है। इन सबको भी मल्टीप्लाई करके हमने, जैसे मैथ्स के फॉर्म में भी हमने देख लिया, मल्टीप्लाई करके 1 ही आ रहा है। तो जो हमारा हार्डी-विनबर्ग का प्रिंसिपल है वो कहता भी यही है कि इसका जो इक्वेशन का रिजल्ट आना चाहिए वो हमेशा 1 आना चाहिए। इन केस अगर इसका रिजल्ट 1 नहीं आ रहा है, मतलब किसी भी प्रोजेनी में अगर हम किसी एक पूरी की पूरी बहुत बड़े उसको लेंगे, हम एक फैमिली को लेंगे, उसमें अगर हम देख रहे हैं कि हमें हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल प्रूव होते हुए नहीं दिख रहा है, तो उसका मीनिंग क्या हुआ, उसका मीनिंग हो जाता है कि वहां पर क्या हो रहा है, वहां पर कोई ना कोई चीज किसी न किसी कारण से इवोल्यूशन हो रहा है। इवोल्यूशन जो अभी तक हमने पहले भी बात करी, वही इवोल्यूशन हो रहा है। अब उन इवोल्यूशन होने के रीजंस क्या क्या हो सकते हैं, उस इवोल्यूशन का सबसे पहला और सबसे मेजर रीजन जो हो सकता है उसे हम कहते हैं म्यूटेशन, ओके, म्यूटेशन। अब म्यूटेशन क्या होता है, म्यूटेशन होता है सडन चेंज इन द जेनेटिक स्ट्रक्चर ऑफ अ पर्सन।
और थिंग, ठीक है, जो भी है, मीन्स आप उसे प्लांट में ले लें, आप उसे ह्यूमन में ले लें, एनिमल में ले लें, किसी में भी म्यूटेशन का मीनिंग हो गया कि सडन चेंज हो जाएगा हमारे जेनेटिक स्ट्रक्चर में। जैसे कि हम अगर ह्यूमन में भी कह रहे हैं, हमारा एक फिक्स जेनेटिक स्ट्रक्चर है, हाफ में हमारे जो पैटर्नल साइड है वहां से मिलता है, हाफ हमें हमारे मैटरनल साइड से मिलता है, मदर और फादर से मिलता है, ठीक है। तो मीन्स हमारा उनसे सेम है, आधा एक से सेम हमारा रहेगा। बट म्यूटेशन में क्या हो जाएगा कि कुछ सडन किसी स्पेसिफिक जगह पे क्या हो गया होगा, या तो कोई हम कहते हैं कि कोई नाइट्रोजिनस बेसिस एक्स्ट्रा ऐड हो जाएंगे या कोई डिलीट हो जाएंगे, कुछ भी हो सकता है, बट उसके कारण क्या हो जाएगा, म्यूटेट हो गया वो अपनी नॉर्मल, जो हमारा नॉर्मल अपीयरेंस है या हमारी नॉर्मल जो भी फिजियोलॉजी है, इन सब में कहीं ना कहीं पर वो चेंज नजर आएगा, ठीक है। तो पहला रीजन इसका क्या हो जाता है, म्यूटेशन हो जाता है। सेकंड रीजन जो इसका हम कहते हैं वो हो सकता है, वो होता है आपका इमिग्रेशन और इमिग्रेशन, IMMI वाला और EMMI वाला, ठीक है। इमिग्रेशन और इमिग्रेशन का मतलब ये हो जाता है कि ना तो जो भी हम एक पॉपुलेशन जिस पे भी कि हमने टेस्ट किया है, उस पॉपुलेशन में से ना तो वहां से कोई बाहर जाए, ना बाहर से कोई आउटसाइडर उस पॉपुलेशन में मिक्स हो, ठीक है। तो ये भी दूसरा केस हो गया। थर्ड केस होता है कि जो पॉपुलेशन है उसकी वो कितनी बड़ी है, ठीक है, पॉपुलेशन की मतलब वो साइज क्या है पॉपुलेशन की, क्योंकि जितनी बड़ी साइज होगी उतना जो भी हमारा इवोल्यूशन है उसके चांस कम होंगे, जितनी छोटी होगी उतना उसमें इवोल्यूशन के चांसेस ज्यादा होंगे, राइट। फोर्थ इसका जो रीजन रहता है म्यूटेशन, इमिग्रेशन और पॉपुलेशन के बाद में, फोर्थ चांस इसका ये रहता है कि इफ हम जो क्या कर रहे हैं, जो भी पार्टनर्स हैं उनको हम सिलेक्ट करने लग जाए, मींस हम जैसे अगर मैं प्लांट की बात करूं, प्लांट पे हम एक काम कर दें कि नॉर्मली हमारे यहाँ जो जितने वाइल्ड वैरायटी के, अगर और कुछ नहीं तो हम कह रहे हैं कि मैरीगोल्ड लगा होता है, बहुत सारा लग जाता है जाड़ों के सीजन में, हर किसी के साइड को आपको मैरीगोल्ड बहुत लगा हुआ दिखेगा। अब एक चीज सोचिए कि उस मैरीगोल्ड में आपको 1000 टाइप की वैरायटी दिख रही होती है, एक बिल्कुल वाइल्ड वैरायटी होती है केवल 4 पत्ते वाला, एक उससे थोड़ा सा बड़ा वाला होगा, एक जो है खूब बड़े से फ्लावर वाला होगा, मीन्स उस फ्लावर में आपको इतनी वैरायटी दिख रही है। इवन जो प्लांट की साइज है उसमें आपको एक बिल्कुल डॉर्फ वैरायटी होगी, एक लॉन्ग वैरायटी होगी, हर टाइप की दिख रही होगी, राइट। अब अगर हम इसे नेचुरली जो जैसा हो रहा है वैसा होने दें, तो इसमें ये सारी की सारी वेराइटीज रहेंगी भी, और हर किसी कोई जो है वो हार्डी-विनबर्ग लॉ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ही उसका जो है आपको स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, अलील्स जो है वो उसी वे में जा रहे होंगे, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि हम क्या करते हैं, हमें बड़ा फ्लावर चाहिए, हमें छोटा पौधा चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं कि जो बड़ा फ्लावर वाला वो होगा, पौधा होगा, हम केवल उसको लगाएंगे, या हम नेक्स्ट के लिए जो हम बीज बना रहे हैं वो बड़े फ्लावर वाले का ही बनाएंगे। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में कभी भी हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल जो है वो सही प्रूफ नहीं हो सकता। रीजन बिहाइंड, क्योंकि हमने चूज कर दिया है, हमने सिलेक्ट कर दिया है मेट्स कौन होंगे, जबकि जो हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल है ये हमेशा काम किस पे करेगा, आपके नेचुरल कंडीशन जब उसको मिलेगी केवल उसमें ये काम करेगा, राइट। तो इस टाइप से हमारे इसके 4 मेन रीजंस हो जाते हैं जो क्या कर रहे हैं, हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल को अफेक्ट कर रहे हैं और इवोल्यूशन को क्रिएट कर रहे हैं, इवोल्यूशन स्टार्ट हो रहा है इनके कारण। फर्स्ट हो गया आपका म्यूटेशन, सेकंड वन हो गया आपका इमिग्रेशन या इमिग्रेशन, थर्ड वन हो गया आपका साइज ऑफ पॉपुलेशन, और फोर्थ वन हो गया कि अगर हम जो भी पार्टनर्स हैं उनको हम सिलेक्ट कर रहे हैं तब। तो इसके साथ में हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल भी हमारे यहाँ पर एंड होता है और इवोल्यूशन का जो चैप्टर है यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है। इनकेस अगर कहीं पर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और या फिर आप अलग से व्हाट्सएप पे या कहीं पर भी आप मैसेज करके, टेक्स्ट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं, बट जब आप ये कंप्लीट देख लें उसके बाद ही पूछें, ठीक है। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ एंड कंटिन्यू। थैंक यू।